Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Shivangi and welcome back to a new video. So today I am back with another video for class 10th. जैसे कि आप सब लोग को पता है कि क्लास 10th की डेट शीट आ चुकी है, मतलब क्लास 10th और 12th दोनों की आ चुकी है, यूपी बोर्ड की और सीबीएसई की भी। तो क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्टेड 24 फरवरी से एंड 12 मार्च तक कंटिन्यू है। तो ये वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है कि आप लोग को डेट शीट आने के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज यू अपनानी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम शिवांगी वर्मा एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन क्लास 11th as a UP board English medium student and I was successful in scoring 95.33% in my class 10 board exam without any tuitions। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या चीज़ें यूज़ की थी डेट शीट आने के बाद, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल with you in this video, so let's get start। so first of all a very big congratulations to all, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है। अगर देखो डेट शीट आने के बाद अगर आपको डर लग रहा है या रातों की नींद उड़ गई है या अजीब सी मतलब फीलिंग्स आ रही है, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, ये साइन है कि आप लोग कंसर्न हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। हमारी भी जब डेट शीट आई थी तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पैनिकनेस हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था क्या हो गया, धक धक दम बढ़ गई थी। बट इट्स वेरी नॉर्मल एंड ये धक धक एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक रहेगी, तो इसके साथ रहना सीख जाओ लोग। ठीक है, सो कमिंग ऑन टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि डेट शीट आ गई है, तो अब तक जो लोग महान लोग हैं जो पढ़े नहीं थे, तो उनको तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, उनके लिए बस। ठीक है, तो जो पढ़ चुके हैं तो आप लोग अब ट्राई करिए कि अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ तो फुल ट्राई करो कि नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक या तो मिड तक कंप्लीट हो जाए आपका फुल सिलेबस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये नहीं कि बस सब सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन भी करना है, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, तो रिवीजन भी करते रहना उसके साथ साथ। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, वो या तो नवंबर के एंड में या कंप्लीट हो चुका है या तो दिसंबर के मिड में, जैसे ही कंप्लीट हो रिवीजन कंटिन्यू करते रहना है और उसके साथ क्वेश्चन बैंक लगाना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना और मॉडल पेपर सॉल्व करना है। अनसॉल्व करना चाहे नहीं करना उतना उसमें क्वेश्चन नहीं आते, बस अनसॉल्व प्रैक्टिस के लिए होता है कि बोर्ड एग्जाम को आपका पूरा फीलिंग दे देगा वो। ठीक है, तो वो आप लोग जनवरी या फेब स्टार्टिंग में भी करोगे ना तो वो चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक या पीवाईक्यू मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब जरूर करना। एंड अब हर पार्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात मतलब स्ट्रेटजी बताऊं, तो मैथ्स में देखो, मैथ्स में एनसीईआरटी को कम से कम, अगर एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। कोशिश करो कि 4-5 बार अच्छे से सॉल्व कर ले अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली उठ के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है। एंड एनसीईआरटी के रिवीजन कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्विच करो क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक मैंने तो विद्या कल यूज़ किया था, आपको जो सुटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन हो उसको सब क्वेश्चन को एक एक बार प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है उसको स्टार मार्क करो, क्योंकि वो क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। लेट मी शो यू मेरा क्वेश्चन बैंक, और मुझे ट्रिग्नोमेट्री के लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हार्ड लगे थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, एंड मैंने फिर सब पे स्टार मार्क करके रखा था। एंड आई गेस उसमें से 1-2 क्वेश्चन उठ के भी आया था, तो लेट मी शो यू। सो ये क्वेश्चन बैंक है मेरा, आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इसका ट्रिक होगा, इसमें ये बेनिफिट होता है ना कि इसमें माइंड मैप नहीं जाता, तो एक बार क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। या तो मुझे दिखाने में भी शर्म आ रही है। तो यहाँ पे आप वो देख रहे होगे, यहाँ पे स्टार मार्क है, देन इधर मतलब जो भी मुझे क्वेश्चन हार्ड लगता था तो मैंने सबका स्टार मार्क लगा के रखा है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और ये स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली। मतलब आपके पास टाइम तो होगा नहीं कि पूरा एनसीईआरटी लेके बैठो, पूरा रिवाइज करो या पूरा क्वेश्चन बैंक लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टार मार्क्स लगाए हो, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। इन्हीं को आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ और फोड़ दो एग्ज़ाम। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस। तो साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में अच्छा, वन मोर थिंग, मैथ्स में जैसे रिवीजन कंप्लीट हो क्वेश्चन बैंक लगाओ और साथ में फॉर्मूला शीट भी बनाओ। फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं,
क्वेश्चन आता रहता है लेकिन समझ में आता है कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो फॉर्मूला सीट जरूर बनाओ और लास्ट टाइम उसको रिवाइज करके जाना। हाँ, तो कमिंग ऑन द टॉपिक, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भर भर के सॉल्व करो, क्योंकि देखो और फिजिक्स में हम लोग के टाइम डायग्राम भी आए थे। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है उसमें से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल का डायरेक्टली हम लोग में डायग्राम पूछा था और उसको मतलब ड्रॉ करना था बढ़िया से, तो हम लोग तो किया था, इसीलिए अच्छे खासे नंबर आ गए थे। और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सॉल्व करो, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे आते हैं और लाइट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, और जो ह्यूमन आई है ना एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें से जो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का डिफेक्ट होता है उसका जो डायग्राम आता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं कि कैसे आई करेक्शन कर सकते हैं, कौन सा लेंस लगा के, कितने पावर का, ये सब उस पर क्वेश्चन आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सॉल्व करो ना। केमिस्ट्री में रिएक्शंस या इम्पॉर्टेंट हैं, याद होनी चाहिए एक्सेप्शन के साथ। और ये जो रिएक्शन में क्या प्रेसिपिटेशन का कलर है, ये सब ना एमसीक्यू बन जाते हैं। रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का कलर क्या है, किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बायोलॉजी में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम्स में भी ज़्यादातर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना, उसके डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी, ये सब आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आपका जो दोनों पार्ट है रीडर और सप्लीमेंट्री कंप्लीट हो गया है तो ग्रामर उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। और हाँ, एक काम करना कि जितने बुक में से हर चैप्टर के अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, मतलब इंग्लिश में ही, हिंदी में नहीं, मतलब अपने वर्ड्स में उसका समरी बना लो, और वो समरी लास्ट टाइम में आपको हेल्प करेगा। एग्ज़ाम से पहले उसको रीड करके जाना और क्वेश्चन मतलब आंसर को ट्राई करो कि अपने वर्ड्स में फ्रेम करो, रटो मत। और ग्रामर क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। लेटर्स का मॉडल मतलब फॉर्मेट देख लो कैसे लिखा आता है, रिपोर्ट का, आर्टिकल का, और ट्रांसलेशन पढ़ते रहो धीरे धीरे, ठीक है। और हिंदी में एमसीक्यू जो होता है, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास, दोनों ही रोज़ सुबह उठो या जब भी रात में पढ़ो, जब भी उसको रोज़ 10-10 याद करो, दोनों गद्य साहित्य में से 10, पद्य साहित्य में से 10, क्योंकि एमसीक्यूज इज़ समथिंग कि आप उसको बता नहीं सकते कि वो कहाँ से आता है पार्टिकुलरली। वो अगर आप पूरा तैयार करके जाओगे ना, पूरा मतलब क्वेश्चन बैंक बुक सब कुछ चाट जाओगे ना, फिर भी 1-2 ज़रूर आ जाएगा जो बाहर जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि पढ़ो उसको। और संस्कृत के श्लोक याद कर लो। नो, एसएसटी, तो एसएसटी में सिलेबस कंप्लीट करो। एसएसटी के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा खुद लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था, बस कैसे भी दे दिया एसएसटी का एग्ज़ाम और नंबर आ गए, ठीक है। और ड्राइंग में अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा आलेखन बनाओ ताकि नंबर कट ना हो, और मिस्टेक्स को अवॉइड करो। ड्राइंग के लिए मैं आप लोगों को एक चैनल सजेस्ट करूँगी, A to Z सुरेंद्र, उनके चैनल से मैंने ड्राइंग सीखा था, बहुत अच्छे से वो बताते हैं एमसीक्यू भी और ड्राइंग भी, तो ज़रूर अपना चैनल सर्च करना। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोग को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट करना। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल। तो लास्ट रिमाइंडर, अभी तक जिसने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया अब स्टार्ट कर दो, ठीक है। So that's all for today's video. Thanks for watching and please make sure to like and subscribe and share with your friends.